हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। फ्री बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस दोनों पेपर्स का कवर अप करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं यूट्यूब पे। पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। डेली बेसिस में मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों चीज़ें हैं। दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। जैसे कि बताया, आज जो हमारा सेशन है अल्टरनेट डेज क्लासेस चलती हैं। एक दिन पेपर 1 की चलती है, एक दिन पेपर 2 कॉमर्स की चलती है। आज हमारा सेशन पेपर 1 का है, जिसमें हमने यूनिट 1 स्टार्ट की हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसका आज लास्ट सेशन होगा। आज के सेशन के बाद हमारे यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे शिफ्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड पे। बिना टाइम वेस्ट हुए डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं। जैसे आपको पता था, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पेपर में आए हैं, हम उनको कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं। आप कुछ थोड़े से ही टॉपिक्स रह गए, उनको कंप्लीट कर लें। हमने करना है यहाँ से ये हम सबने ये अभी सब कुछ करना है हमने। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इनडायरेक्ट ये हमने कर लिया था आई गेस। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से अब हम करने जा रहे हैं की बिहेवियर्स क्या है, अफेक्टिवनेस, जो की बिहेवियर्स ऑफ अफेक्टिवनेस इन टीचिंग। देखो, जो आप टीचिंग कंडक्ट हो रही है, अगर आप अफेक्टिव टीचिंग कर रहे हो तो उसमें ना कुछ की बिहेवियर्स की रिक्वायरमेंट है, उनको स्टडी करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने ये ऑलरेडी करवा दिया था, बट इनमें से एक बार 2 ऐसे हैं जो बहुत बार आए हैं, और एक बार फिर कर लेते हैं। देखो, जो ये बिहेवियर्स होते हैं ना, ये अफेक्टिव टीचिंग के साथ एसोसिएटेड है। मतलब जहाँ जहाँ पे अफेक्टिव टीचिंग का जिक्र होगा, वहाँ पे ये बिहेवियर्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं टीचिंग की मेथडोलॉजी के, यानी टीचिंग के अलग अलग मेथड्स आ सकते हैं। टीचिंग जो आप टीच करके टाइम अलग अलग टीचिंग एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हो, वो सारी आ जाएंगी। आप क्लासरूम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, आपकी टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन कैसी हो रही है। मीन्स जो आपकी इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव है, इंटरेक्शन हो रही है, स्टूडेंट्स अपने आप को एक्टिव इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो आपको फीडबैक दे रहे हैं, आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ की बिहेवियर्स में आ जाता है। इसमें एक मेन बिहेवियर आता है, वो आता है टीचर टास्क ओरिएंटेशन का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो टीचर का फोकस है ना, वो होता है ऑर्गेनाइज और मैनेज करने पे। जो इंस्ट्रक्शनल टास्क टीचिंग के टाइम पे हो रहे हैं, उनको इफेक्टिवली वो ऑर्गेनाइज और मैनेज हो पाए। इन शॉर्ट मतलब देखो, जब आप टीचिंग कर रहे हो, अगर आपने अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो डैम श्योर उसमें इंस्ट्रक्शनल टास्क तो होंगे ही होंगे। यानी आप इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ तो कैरी आउट करोगे ही करोगे, टीचिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट करोगे ही करोगे। आप उस चीज़ को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, यानी अच्छे से सीक्वेंस में कर रहे हो, पहले लोअर लेवल से अपर लेवल में जा रहे हो, उनको मैनेज अच्छे से कर रहे हो। इस टीचर का फोकस इन चीज़ों पे होता है, जो टीचर टास्क ओरिएंटेशन का बिहेवियर जिसमें होता है। इसमें लेसन्स के रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है। कौन सा लेसन कब डिलीवर करना है, कितनी लेंथ का डिलीवर करना है, कितनी ड्यूरेशन का डिलीवर करना है, कितने कॉन्सेप्ट्स एक लेसन में क्लियर करने हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, यानी आप टीचिंग किस के लिए कर रहे हो, मतलब आपका लक्ष्य क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती है कि चीज़ों को करना है कैसे। अगर आपने टास्क दे दिया, उस टास्क को परफॉर्म कैसे करना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करके आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो सब कुछ बताया जाता है। स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी जाती है लर्निंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक जो मेन की बिहेवियर आता है, वो आता है रिसर्च का। अब रिसर्च ये सजेस्ट करता है कि जो अफेक्टिव टीचर है ना, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और उनको ना एक क्लियर सेंस होती है डायरेक्शन की टीचिंग में। मतलब जो बंदा खुद वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, उसको हर चीज़ अप्रोप्रिएटली करनी पसंद है, सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, साइंटिफिकली उसको चीज़ें करनी पसंद है। तो उसकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो क्लियर होगी, यानी वो क्लियरली स्टूडेंट्स को बताएगा। हर चीज़ मतलब ट्रांसपेरेंट होगी। ये कंट्रीब्यूट करता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के इंप्रूवमेंट में। मतलब इन द सिंपल अगर मैं बताऊं, रिसर्च सिंपल इतना ही कहता है, जो अफेक्टिव टीचर है ना, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो हर चीज़ सिस्टमेटिकली करते हैं। उनको पता है उन्होंने किस टाइम पे क्या चीज़ करानी, कौन सा टॉपिक किस तरीके से समझाना, क्या उनको ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने अचीव करना है। ये सारी चीज़ें ना, जो टीचिंग लर्निंग आउटकम्स निकलेंगी, उनको मीनिंगफुल बनाएंगे, एक उनको इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, आगे आती हैं इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ये भी हमने कर ली थी, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। देखो, जो ये इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज है, इसमें स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स के थ्रू, ताकि वो लर्निंग फैसिलिटेट की जा सके। मतलब इन शॉर्ट,
अकेला टीचर ही खुद टीच नहीं करता रहता, वो ही नहीं अपनी नॉलेज को शेयर करता रहता, स्टूडेंट्स को भी टीचिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। उनकी इन्वॉल्वमेंट प्राइम इंपॉर्टेंस क्या, अगर वो एक्टिवली इंगेज हो गए तभी इंटरेक्शंस होंगे, कभी डिस्कशंस होंगे, तभी लर्निंग अच्छे से हो पाएगी। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं डायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज, तो नंबर वन आपके यानी कि सबसे पहले आती है आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो एग्जांपल्स या नॉन एग्जांपल्स के थ्रू, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में करा दिया था। यहाँ सेकेंड आता है आप प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन विद अ पेयर शेयर टेक्निक, यानी आप एक प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहे हो, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप पेयर शेयर टेक्निक्स यूज कर रहे हो, मतलब पेयर्स बना रहे हो, फिर एक प्रॉब्लम हमने प्रेजेंट कर दी, फिर स्टूडेंट्स के पेयर बना रहे हो, वो पेयर्स काम करेंगे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। थर्ड आती है आप स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहे हो कि वो रेफरेंसेस यूज करें अपने ऑन एक्सपीरियंसेस के, पिंटू से आपने न्यू इन्फॉर्मेशन दी, स्टूडेंट के अपने एक्सपीरियंसेस हो गए, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करके रेफरेंस देंगे न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी वो न्यू इन्फॉर्मेशन को रिलेट करेंगे ओल्ड एक्सपीरियंसेस के साथ। इससे इसके जो जब ये चीज़ होगी ना, इससे ना लर्निंग बड़ी मीनिंगफुल बन जाती है। देखो इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज नो डाउट हम यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है? देखो ये सबसे पहले तो हेल्प करती है कि स्टूडेंट की लो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो, मतलब स्टूडेंट की लर्निंग रिजल्ट लेके आएगी अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हो। एक होती है डल लर्निंग, मतलब ठीक है आपने पढ़ा दिया, बच्चे ने याद कर लिया, दैट्स इट, बट ऐसी लर्निंग का कोई फायदा नहीं है। आपको ऐसी लर्निंग चाहिए जिससे स्टूडेंट कुछ सीखे, उसको कुछ समझ आए, उसको एक्टिवली इन्वॉल्व करो, वो मतलब इनकरेज करो कि वो अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, क्रिटिकली चीज़ों पे सोचे, अपने दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करे, तभी वो चीज़ें अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास आती है मॉडलिटीज़ ऑफ टीचिंग। देखो जो मॉडलिटीज़ ऑफ टीचिंग है ना, ये ना जो हम डिफरेंट वेज होती हैं जिसमें टीचर से अपने इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करते हैं, वो सारी आती हैं। मतलब कि देखो टीचर का काम है इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना या कॉन्सेप्ट्स के टीच करना। जब इन चीज़ों को देने के लिए टीचर अलग अलग वेज यूज़ करता है ना, वो मॉडलिटीज़ ऑफ टीचिंग है। तो अगर कुछ मैं आपको मेन मॉडलिटीज बताऊँ, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक्टिव इंटरचेंज होता है आइडियाज़ का टीचर और स्टूडेंट में, मतलब टीचर्स अपनी आइडिया शेयर करेगा, स्टूडेंट अपनी आइडिया शेयर करेगा, यानी वो आइडियाज़ का एक्टिव इंटरचेंज होता ही रहेगा। ट्रेनिंग में आप एक डिसिप्लिन ड्रिल कंडक्ट करते हो, मतलब ये कंडक्ट कौन करेगा, टीचर करेगा। देखो जैसे फायर ब्रिगेड में, नेवी में ड्रिल्स होती है ना, मतलब आप आप अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल सेम रियल इन्वायरमेंट में बिना, इन शॉर्ट जैसे मान लो, मगर मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे नेवी में ना शिप्स होती है ना, वो ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं कि लाइक मगर एक अगर आपको एग्जांपल दूँ ड्रिल की, तो मान लो कि जब आपकी सबमराइन डूबने लग जाए, सिंक होने लग जाए, तो आपने क्या करना है, वो पूरी ऐसा ही अलार्म बजाते हैं, अब सभी वैसे रिएक्ट करते हैं जो उनको टास्क डिजाइंड है करने के लिए। सो ये चीज़ होती है डिसिप्लिन ड्रिल। अब नेक्स्ट आती है कंडीशनिंग, यानी ये होती है जो आप अपनी एसोसिएटिव प्रेजेंटेशन करते हो आइडियाज़ की, टीचर करता है स्टूडेंट्स को, मतलब टीचर के पास जो अपने एसोसिएटिव आइडियाज़ हैं उसको अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स उनको डिटेल में समझ पाए। नेक्स्ट आती है इंडोक्ट्रिनेशन। इसमें वन वे इम्पोजिशन होती है आइडियाज़ की, यानी एक तरफ से ही आइडियाज़ जाएंगे, जो आइडियाज़ चल गए, मतलब टीचर का मानना ये होता है जो मैंने कह दिया सो कह दिया, वही सबसे करेक्ट है। सो वन वे इम्पोजिशन होती है, वन वे ट्रांसफर होता है आइडियाज़ का टीचर से स्टूडेंट तक। ठीक है, आगे हमारे पास आता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS। देखो अब जो ये आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, ये ना एक असेसमेंट की टाइप है। देखो असेसमेंट में आप स्टूडेंट्स को असेस करते हो, उनका प्रोग्रेस स्टडी करते हो कि उनका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्होंने कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा। सो जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है ना, ये ऐसी टाइप असेसमेंट की जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के यूज़ करके आप स्टूडेंट को, लर्नर को एडमिनिस्टर करके उसको प्रोग्रेस उसको आप मापते हो, मतलब उसकी असेसमेंट करते हो। और साथ में जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो जितने उसके मतलब वैरायटी ऑफ कोर्सेज उनके पास अवेलेबल है, वो अपने इंटरेस्ट, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग उन कोर्सेज से चूज कर सकते हैं, और क्रेडिट्स उनको मिल जाएंगे जितना जितना वो कोर्स करते जाएंगे, यानी उनके क्रेडिट्स कम्युलेट होते जाएंगे। अब वो कहीं भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट हो जाए, उनके क्रेडिट लॉस नहीं होंगे। ये टॉपिक हमने बहुत सारा डिटेल में किया है। इसकी ना 2 पेपर में स्टेटमेंट्स आई थी, वो डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट्स बता देता हूँ। पहली ये थी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है वो रिड्यूस करती है सब्जेक्टिव बायसनेस ग्रेडिंग और स्कोरिंग में, जिसके कारण एक ऑब्जेक्टिव और कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की पॉसिबल है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट थी। देखो क्योंकि कंप्यूटर यूज हो रहा है, मतलब
ह्यूमन बाइसिस या सब्जेक्टिव बाइसिस तो आएंगे ही नहीं, ग्रेडिंग और स्कोरिंग बिल्कुल प्रॉपर A to Z होगी, जिसके कारण जो आपकी इवैल्यूएशन होगी वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगी, कंसिस्टेंट बन जाएगी, यानी बिल्कुल वेरीफाइएबल होगी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 थी चॉइस ब्रेक क्रेडिट सिस्टम हैज बीन यूज्ड इन इंडियन हायर एजुकेशन फॉर सम टाइम नाउ, यानी जो CBSE का सिस्टम है ये इंडियन हायर एजुकेशन में कुछ टाइम के लिए यूज किया गया है। ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो वैरायटी ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज में चूज करें और क्रेडिट बेस्ड करें ऑन देयर चॉइसेस। देखो ये कुछ हद तक स्टेटमेंट ठीक थे, कुछ हद तक ये इनकरेक्ट थे। अभी ये सम टाइम नाउ नहीं है, ये यूज हो रहा है, अब बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। ये फ्लेक्सिबल ठीक है, ये आपको कोर्सेज में चॉइस देता है, पर्टिकुलरली के लिए इलेक्टिव में नहीं, आप कौन सा मर्जी कोर्स चूज कर सकते हो। सो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण ये स्टेटमेंट आधी करेक्ट थी आधी गलत थी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टीचिंग के सपोर्ट सिस्टम। देखो नाम ही बताता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, मतलब वो सिस्टम जिनको डिजाइन किया गया कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज किया जा सके, जो टीचिंग के टाइम पे एज अ टीचर सपोर्ट के लिए यूज कर रहा है, अपनी एफिशिएंसी इनहेंस कर पाए, मतलब वो आउटपुट दे पाए, कम टाइम में अच्छा आउटपुट दे पाए, जो ओवरऑल क्वालिटी है ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की उसका एक हायर स्टैंडर्ड सेट किया जाए, मतलब उसका जो लेवल है वो इंक्रीज किया जाए। ठीक है, ये थे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का नॉर्मल मीनिंग। अब एक आता है स्कैफोल्ड्स। क्या होता है, देखो ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो लर्नर्स को असिस्ट करते हैं कि वो अपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो वो अचीव करना चाहते हैं ना वो अचीव कर पाए। देखो टीचिंग लर्निंग हमेशा एक ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रख के की जाती है। सो जो ये स्कैफोल्ड्स हैं ये सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है, यानी ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बनाए ऐसे तरीके से गया है कि ये सपोर्ट करेंगे कि लर्नर्स को, कि वो असिस्ट करेंगे उनको कि वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए और हायर लेवल जो उनकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्पिटेंस है उसको अचीव कर पाए। यानी एक चीज होती है कि आपने जस्ट याद कर लिया, समझ लिया और ऊपर से जस्ट नॉर्मल सा कॉम्प्रिहेंड कर लिया, बट एक ये होती है कि आपने टॉपिक को बहुत गहराई से समझा और आपने उसमें अपनी मास्टरी स्टैब्लिश कर ली, कॉम्पिटेंस स्टैब्लिश कर ली। हमें ये चीज़ चाहिए। अगर आप एक अच्छे लेवल पे चीज़ों को समझते हो मतलब आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है। अब असर्शन रीजन आई थी, असर्शन क्या कहती थी, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स आर पुट इन प्लेस टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन। बिल्कुल परफेक्ट है। देखो सपोर्ट सिस्टम्स बनाए ही इसी लिए गए हैं, उनको डिजाइन ही इसीलिए किया गया, इसलिए वो प्लेस मतलब उनको इंप्लीमेंट किया गया कि वो टीचिंग लर्निंग जो हमारा प्रोसेस है, जो ट्रांजैक्शन है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। तो जितनी टीचिंग इफेक्टिव होगी यानी वो किसके थ्रू होगी, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के, सो उतनी ही हमें लर्निंग आउटकम्स की क्वालिटी बेटर मिलेगी। रीजन में इन्होंने क्या कहा था, स्कैफोल्ड्स प्रोवाइड लर्नर्स विद सपोर्ट दे नीड टू रीच देयर लर्निंग गोल्स। यही मैंने आपको मीनिंग दिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो स्कैफोल्ड्स ऐसे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो सपोर्ट देते हैं ताकि जो लर्नर्स जो गोल्स अपनी लाइफ में लर्निंग को लेके वो अचीव करना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करना चाहते हैं वो उनको अचीव कर पाए। सो जो इसका करेक्ट आंसर वो था, दोनों असर्शन भी ठीक थी, रीजन भी ठीक थे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था असर्शन का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है माइंड मैपिंग। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जो माइंड मैपिंग है ना, ये एक ऐसी टेक्निक है जो इमेजेस को, कीवर्ड्स को या एसोसिएशन को यूज करके इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है एक विजुअल और ऑर्गेनाइज्ड वे में। देखो एक सिंपल चीज होती है कि मतलब आपने इंफॉर्मेशन बोल के बता दी, बट जो माइंड मैपिंग की टेक्निक है ना, इसमें आप इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत मतलब आई कैचिंग इमेजेस यूज करते हो, हैशटैग्स, कीवर्ड्स, यानी वो कीवर्ड आपके दिमाग से मिटेगा नहीं कभी, उनको यूज किया जाता है। एसोसिएशंस, लिंक्स बनाए जाते हैं, रिलेशनशिप्स बिठाई जाती है ताकि आप इतनी अच्छे से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करो विजुअल ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी वो बंदे के जो बंदा उसको ग्रास्प कर रहा है उसके दिमाग में बैठ जाए, यानी वो कभी भी उसके माइंड से स्किप होगी ही नहीं। सो माइंड मैपिंग के ना कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स थे। एक तो सबसे पहले तो ये मतलब नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कंडक्ट करने में, आइडिया पे आइडियाज जनरेट होते हैं। जब आप विजुअली चीज़ें देखते हो ना, बहुत सारे आइडियाज जनरेट होते हैं। प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज माइंड में अच्छे से कर सकते हो ताकि जब आप रिकॉल करोगे ना इजीली मिनटों में रिकॉल हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बड़ी अच्छे से डेवलप हो जाती है, आप सॉल्यूशंस बहुत जल्दी जल्दी प्रोवाइड करते हो। ठीक है, आगे अब आता है GSAT-15 सैटेलाइट, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये ना एक इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मतलब जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजर इसरो ने लॉन्च किया था ताकि वो कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंक्लूडिंग टेली एजुकेशन। देखो जो सैटेलाइट, अब ये जो GSAT-15 सैटेलाइट थी ना, ये अकेली मतलब आपकी एजुकेशन के लिए नहीं थी, मतलब ये सैटेलाइट वैसे तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे बट इसमें टेली एजुकेशन को भी
यानी इसमें ना टेली एजुकेशन को इंक्लूड कर दिया गया, मतलब इसरो ने सैटेलाइट को लॉन्च किया था, इसके थ्रू मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू यानी चैनल्स चलाए जाते थे, कम्युनिकेशन संचार किए जाते थे। सो इसको जो लॉन्च किया गया था नवंबर 5 2013 को किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा इंडिया में। सो ये टाइम मतलब अपनी प्लेस और इसकी डेट याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। देखो जो GSAT-15 है, अब इसको यूज़ किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए और टेलीकास्ट करने के लिए स्वयं प्रभा के जो 34 DTS चैनल्स हैं, यानी ताजो आप टीवी के थ्रू हाई क्वालिटी एजुकेशन को ट्रांसमिट कर पाओ। स्वयं प्रभा मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, उसका ओरिजिनल यहाँ से है, यानी स्वयं प्रभा के जो 34 DTS चैनल्स हैं जो कंटिन्यूसली आपको हाई क्वालिटी कंटेंट यानी जो आपके एक्सपर्ट्स आपको डिलीवर करते हैं, वो पॉसिबल ही GSAT-15 सैटेलाइट के थ्रू है। ठीक है, आगे हमारे पास आती हैं पर्सनल और सोशल कॉम्पिटेंसेस। अब जो पर्सनल कॉम्पिटेंसेस है ना, ये ना इंडिविजुअल की एबिलिटी, स्किल्स और बिहेवियर से जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक पर्सन किस तरीके से अपने इमोशंस को, थॉट्स और एक्शंस को मैनेज करता है। देखो हर बंदे के पास ना इमोशंस होती हैं, उतनी अपनी इमोशंस है, इमोशंस टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, अपनी हर चीज़ को लेके अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव, अपना थॉट है, अपनी एक्शंस है। हर बंदा किसी अगर चीज़ को, सिचुएशन को देखता है ना, वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। सो आपकी कितनी एबिलिटी है, आपकी कितनी अच्छी स्किल है, यानी आपके पास कितनी आपकी काबिलियत है या आपका बिहेवियर कैसा है कि आप इन चीज़ों को अच्छे यानी इमोशंस को, थॉट्स और एक्शंस को मैनेज कर पाओ। यानी एक बंदा ये अपनी चीज़ों का कितनी अच्छे से मैनेज कर पाता, उन स्किल्स को, एबिलिटीज़ को पर्सनल कॉम्पिटेंसीज कहा जाता है। आगे हमारे पास आती है सोशल कॉम्पिटेंसी। अब ये इंटरपर्सनल स्किल्स और बिहेवियर्स हैं जो एक इंडिविजुअल को इनेबल करके कि वो इंटरेक्ट इफेक्टिवली कर पाए दूसरों के साथ और उनके साथ पॉजिटिव रिलेशंस बना सके। देखो जैसे पर्सनल कॉम्पिटेंस मतलब आप अपनी इमोशन को किस तरीके से मैनेज करते हो, सोशल मतलब सोसाइटी में, यानी अभी आपके इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाएंगे। आपका बिहेवियर कैसा, मतलब आप दूसरे बंदे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, आपकी रिलेशनशिप कैसी बनती है, लॉन्ग लास्टिंग बनती है, 2 मिनट के लिए बनती है या कभी बनती ही नहीं है, ये सब कुछ आपकी सोशल कॉम्पिटेंसीज पे आ जाता है। अब इस पे 2 स्टेटमेंट्स आई थी। पहली स्टेटमेंट क्या थी, जो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज हैं वो इसेंशियल है अपने एक बंदे को अपनी इमोशन, थॉट्स और एक्शंस को मैनेज करने के लिए। यही मैंने आपको समझाया, बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट थी। दूसरी स्टेटमेंट में क्या क्या था, सोशल जो कॉम्पिटेंसीज है वो इसेंशियल है अगर आपने रिलेशंस जो आपके जो रिलेशन दूसरे बंदों के साथ है, अगर आपने उनको इफेक्टिवली हैंडल करना है। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट थी। पर्सनल कॉम्पिटेंसेस आपकी अपनी है, यानी वो आपकी अपनी इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस को मैनेज करने के लिए। सोशल कॉम्पिटेंसी बिल्कुल नेसेसरी अगर आपने रिलेशंस को मैनेज करना है दूसरों बंदों के साथ में। ठीक है, आगे हमारे पास आता है थिंकिंग हेड सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जो थिंकिंग हेड सिस्टम है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे एडवर्ड दे बोनो ने डेवलप किया था, जो पीपल को हेल्प करती है कि वो इफेक्टिवली सोच पाए। ठीक है, नाम याद रखो, एडवर्ड दे बोनो एक इस टेक्निक का डेवलपर है, यानी ये टेक्निक सिंपल ये कहती है कि बंदे अपना इफेक्टिवली सोच पाए। ठीक है, इन्होंने 6 हेड्स दी थी, यानी जो ये सिस्टम है ये 6 डिफरेंट हेड्स यूज करता है, जो डिफरेंट मोड्स थिंकिंग के रिप्रेजेंट करता है। मतलब देखो आपके सोचने के भी अलग अलग मोड्स हैं, 6 हेड्स हैं, ये उन अलग अलग मोड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहले आती है व्हाइट हेड। जो व्हाइट हेड है ये रिप्रेजेंट करती है डाटा गैदरिंग को, यानी आप डाटा कितना अच्छे से गैदर कर पा रही हो, डाटा जिस मर्जी चीज के रिगार्डिंग हो सकता है। सेकंड आती है रेड हेड, मतलब आपकी इंट्यूशंस और इमोशन कैसे, मतलब आपकी जो इंट्यूशंस आपको आ रही हैं वो सच हो रही है या बेकार है, मतलब इन शॉर्ट इंट्यूशंस आ भी रही है या नहीं आ रही, आपकी इमोशंस, आपका इमोशनल लेवल कैसा है। ब्लैक हेड आती है जजमेंट और क्वेश्चन, आप कितनी परफेक्ट जजमेंट दे रहे हो, आप मतलब चीजों को क्वेश्चन से ले रहे हो। नेक्स्ट आती है येलो हेड, ऑप्टिमिज्म एंड पॉसिबिलिटीज, मतलब आप चीजों को लेके पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिज्म हो, यानी आप ऑप्टिमिस्टिकली सोचते हो, नेगेटिव वे में तो नहीं जा रहे, पॉसिबिलिटीज आपको समझ आ रही है क्या है। नेक्स्ट हमारे पास 5th आती है ग्रीन हेड, क्रिएटिविटी ऑफ न्यू आइडियाज, मतलब आपका माइंड कितना कैपेबल है कि आप नए नए क्रिएटिव आइडियाज या न्यू आइडियाज को जनरेट कर सकते हो चीजों को ऑब्जर्व करके। लास्ट हमारे पास आती है ब्लू हेड, जो कि प्रोसेस कंट्रोल की, मतलब जो आपके माइंड में प्रोसेसेस चल रही हैं आप उनको कितनी अच्छे से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हो। सो ये 6 हेड से जो थिंकिंग हेड सिस्टम से आती हैं, यानी जो रिप्रेजेंट करते हैं 6 अलग अलग आपके मोड्स जो आपके सोचने के हैं। ठीक है, आगे हम आई गेस ये ना रिपीट हो गया, आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिव लर्निंग।
देखो रिफ्लेक्टिव लर्निंग, ध्यान आपको ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग है ना, ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है जिसमें आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो, इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करते हो, सिंथेसाइज करते हो। मतलब 3 वर्ड्स है। मतलब देखो जब आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करोगे या रिफ्लेक्टिव लर्निंग करोगे, मतलब आप अपने दिमाग का हाईएस्ट लेवल को यूज कर रहे हो, आप पूरी टॉप नॉच अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज कर रहे हो, जिसमें आप इंफॉर्मेशन जो आपके पास नहीं आएगी उसको लेके क्रिटिकली सोचोगे। मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, उसकी गहराई में जाओगे, उसको इवेल्युएट करोगे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग क्राइटेरिया को लेकर उसको सिंथेसाइज करोगे। यानी आपको सिंथेसाइज करने से पता चलेगा आपको उसमें से समझ क्या आ रहा है। ठीक है, अब जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग, इसमें एक तो डीपर सोचा जाता है, मतलब चीजों को ऊपर से नहीं गहराई से देखा जाता है, सेल्फ असेसमेंट की जाती है। मतलब आप खुद का अपनी में असेसमेंट करते हो रिफ्लेक्टिव लर्निंग में, कि आपको पता चलेगा आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, या इवन इसमें ना आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। जो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, आप उसको किस तरीके से नई सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन आपने लर्न किया उसको रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं रिफ्लेक्टिव लर्निंग में। ये एक तो सबसे पहले ये लर्नर्स को हेल्प करते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करें, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होते ही हैं, यानी वो आंसर तो दे पाएंगे बट वो आंसर ना उनके बुकिश होंगे, जो उन्होंने याद किए होंगे। वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप पाए, मतलब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस फाइंड कर पाए। अगर कोई प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है, वो उससे डर के पीछे भागे ना, उसका सोल्यूशन फाइंड कर पाए। यानी वो एक उनकी एबिलिटी डेवलप करेगी ये चीज़ कि वो इंडिपेंडेंटली सीखे, यानी वो ट्राई टू लर्न इंडिपेंडेंटली, किसी पे उनके वो डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आती है एडोलेसेंट की कैरेक्टरिस्टिक। देखो जो एडोलेसेंस है ना, ये ऐसा पीरियड है डेवलपमेंट का जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में आता है। ये तो आपको पता है, मतलब पहले चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलेसेंस आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा। बेसिकली ये 12 से 18 साल की उम्र के बीच में होता है। ये 6 साल तक ये टाइम पीरियड हर बच्चे में आता ही आता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब जो एडोलेसेंट की कैरेक्टरिस्टिक है ना, यानी एडोलेसेंट के जो मेन सबसे पहले तो इनको इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी ये चाहते हैं कि हमें ना अकेला छोड़ दिया जाए, मतलब हमें किसी पे डिपेंड की एज ही ऐसी होती है, यानी हर बंदा ये कहता है नाना मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। वो फिजिकल चेंजेस, यानी ड्यूरिंग जब प्यूबर्टी का पीरियड रहता है ना, उसमें जो फिजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, उनको एक्सपीरियंस करते हैं। यानी ये चीज़ भी मेंटल हेल्थ पे भी बड़ा इंपैक्ट डालती है। यानी वो एक स्ट्रॉन्ग फोकस डेवलप करते हैं कि उनको उनके माइंड में अब ये होता है हमने ना रिलेशनशिप्स बनानी है, हमारी रिलेशन, यानी हमारे ना जो पीयर ग्रुप्स हैं वो सोशलाइज करना चाहते हैं। वो मेल्स फीमेल्स के साथ, फीमेल्स मेल के साथ, मेल्स मेल या फीमेल फीमेल, मतलब रिलेशनशिप जितनी भी एग्जिस्ट करती है वो ट्राई करते हैं। उनका फोकस यही होता है कि वो रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। देखो इस पीरियड का ना लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इस पीरियड का लर्निंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो ये कैरेक्टरिस्टिक है इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है लर्निंग पे। यानी जो एडोलेसेंट्स है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उन टॉपिक्स को सीखने में जो उनकी लाइफ से इंटरेस्ट के हैं। मतलब देखो एडोलेसेंट में अगर जो वो सीखना चाहते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, अगर वो कराओगे तो मतलब वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं और आप और ही कुछ पढ़ाई जा रहे हो तो उनके लिए पढ़ाना बिल्कुल वेस्टफुल हो जाएगा। यानी वो अपने लाइफ को देख के हर चीज़ को सीखना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में। आगे हमारे पास आते हैं फैक्टर्स लर्निंग के। देखो जो फैक्टर्स होते हैं ना लर्निंग के, ये इंटरनल भी होते हैं, ये एक्सटर्नल भी होते हैं, जो लर्निंग के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ना तो इंटरनल अकेले ना तो एक्सटर्नल, ये दोनों कॉम्बिनेशन में करेंगे। ठीक है, हर फैक्टर, देखो हर चीज़ के फैक्टर्स हैं जो किसी ना किसी पे इन्फ्लुएंस चाहते हैं। सेम तरीके के लर्निंग के भी फैक्टर्स हैं जो लर्निंग के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस चाहेंगे। इसमें ना कुछ आपको बहुत ज़्यादा पेपर में ना मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स पूछे गए थे। देखो उनमें मोटिवेशन, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं जो लर्निंग पे इम्पैक्ट डालते हैं। एक बंदा अगर अंदर से ही नहीं मोटिवेटेड है सीखने को तो वो सीखेगा ही नहीं। आपका एप्टीट्यूड ही नहीं अच्छा है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इंटरेस्ट और किसे कई जगह पे सीख और कुछ रहे हो। सो ये बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, मतलब ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये 3 है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरे फैक्टर बनाऊँ तो प्रायर नॉलेज, आपके पास पुरानी नॉलेज कितनी है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस है, आपका लर्निंग स्टाइल आप कौन सा प्रेफर करते हो, आपके इन्वायरमेंट कैसे में पढ़ रहे हो, ये सारे फैक्टर लर्निंग पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब आगे वो आता है कि जो हम स्वयं के थ्रू कोर्सेज आ रहे हैं कौन से इंस्टीट्यूशन कोर्सेज को ऑफर करें। देखो ये तो आपको पता है कि जो स्वयं है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करे अक्रॉस द कंट्री, जाकर यानी कोई भी लर्नर ना मतलब डिप्राइव्ड नहीं रहना चाहिए एजुकेशन का। मतलब ऑल ओवर इंडिया, जस्ट आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन
एजुकेशन चाहिए, आपको एजुकेशन रिसोर्सेज विद अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स वो प्रोवाइड करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था थ्रू स्वयं। अब जो इंस्टीट्यूशंस यानी जो मेन इंस्टीट्यूशन है जो कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं थ्रू स्वयं, वो थे एक तो एनसीईआरटी, सेकंड था इग्नू, थर्ड था सीईसी और फोर्थ था यूजीसी। ये आपको 4 नाम याद रखने हैं, यानी ये भूलने नहीं है, ये पेपर में बहुत बार पूछे गए, ठीक है। अब जो आपके कोर्सेज, अब जो ये 4 इंस्टीट्यूशन था, ये स्वयं के थ्रू आपको कोर्सेज तो बहुत प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स आपको क्लियर। इनमें जो आते हैं एक तो स्कूल एजुकेशन, एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन का, फिर पोस्ट स्कूल एजुकेशन भी आती है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सीईसी और यूजीसी और इग्नू का आ गया। पोस्ट स्कूल एजुकेशन सारा कुछ आ गया, यानी मतलब देखो यानी फर्स्ट से लेकर 12 तक स्कूल एजुकेशन होगी, उसके बाद जितनी भी आप पढ़ाई करते हो वो सारी या तो पोस्ट स्कूल कह लो या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कह लो। सो ये 4 इंस्टीट्यूशंस आपको वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स ऑफर कर रही है थ्रू स्वयं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। क्या देखो, जो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है ये एक ऐसी एजुकेशनल अप्रोच है जिसका मेन फोकस यही है कि जो लर्नर यानी जो बंदा सीख रहा है उसके नीड यानी जो उसकी नीड्स है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसको पूरा किया जा सके। मतलब जो लर्निंग है ना उसके अराउंड टेक प्लेस करेगी, टीचर के अराउंड नहीं। यानी मेन काम क्या है, आपने लर्नर को सिखाना है, तो लर्नर की नीड्स को और इंटरेस्ट को ही पूरा करो। यानी जो इसका मेन फोकस है ना ये है कि स्टूडेंट्स को इंपावर किया जा सके कि वो अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट करे लर्निंग प्रोसेस में, यानी वो क्रिटिकली सोचे, बस चीजें सुने नहीं, अपने भी विचार प्रेजेंट करें, अपनी भी थिंकिंग को इतना हाई लेवल पे लेके जाएं कि वो चीजों को डिस्कस कर पाए, अपनी सेल्फ डायरेक्शन, मतलब उनको अपने आप को खुद डायरेक्शन देनी पड़ेगी, हमने ये चीज सीखनी है तो सीखनी है। यानी जो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच की ना इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो लर्नर्स बेसिकली, ये एक तो लर्नर्स को हेल्प करती है कि वो डीपर मतलब बहुत गहराई से चीजों को समझे, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, समझो चीजों को, जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसके चीजें पूछो, क्यों वो मटेरियल दिया जा रहा है, क्या कारण है उसके देने के। इससे ना जो लर्निंग प्रोसेस होगा ना वो ज्यादा इंगेज बन जाएगा, यानी अकेला एक टीचर बोलता नहीं रहेगा, स्टूडेंट्स भी एक्टिवली इंगेज कर पाएंगे अपने मार्ग को, यानी वो स्किल्स डेवलप करेंगे जिनसे वो अपनी स्कूल और रियल लाइफ में सक्सीड कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। समझ आ गया आपको। आगे आता है टॉपिक अथॉरिटेरियन पेरेंट्स कौन से होते हैं। देखो, जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं ना ये स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग होते हैं, यानी जिनकी हाई एक्सपेक्टेशंस है अपने चिल्ड्रन की, यानी मतलब समझ लो अथॉरिटेरियन मतलब, यानी देखो आपने ऐसे भी पेरेंट्स कई बार देखे थे, यानी जिनके एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे को लेकर बहुत है, जिन्होंने क्या दिया, मतलब अपने डॉक्टर बनना है तो बनना है, इंजीनियर बनना है तो बनना है, ये अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, यानी वो स्टडी को लेकर ना बड़े स्ट्रिक्ट है, वो आपके एक नंबर भी कम हो जाए ना वो भी बख्शेंगे नहीं, उसको लीनियरली नहीं लेंगे, ठीक है। सो जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये ना पनिटिव मेजर्स को यूज करते हैं रूल्स इन्फोर्स करने के लिए, मतलब ये ज्यादा इमोशनल सपोर्ट और वार्मथ नहीं प्रोवाइड करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, इन शॉर्ट, अगर मान लो आपके टेस्ट में से 100 में से 5 नंबर भी कम आ गए, 95 आ गए, ये आपको बख्शेंगे नहीं, ये आपको पनिशमेंट देंगे, पनिटिव मेजर्स को यूज करेंगे ताकि आपके 100 में से 100 ही नंबर आए। तो यानी इनमें ना इमोशनल या वार्म, इमोशनल सपोर्ट या वार्म बच्चे को देने को होती ही नहीं है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या, देखो अगर आप अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कर रहे हो, इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट है चिल्ड्रन की सेल्फ एस्टीम और सोशल डेवलपमेंट है, यानी चिल्ड्रन कंजस्टेड फील करते हैं, यानी वो सोशली उनकी मेंटल हेल्थ पे इनका इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो अच्छे से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, यानी वो मतलब ठीक है, देखो डर की एटमॉस्फेयर डर का ही होता है, उसमें सपोर्ट नहीं मिलेगी, यानी उनको इतना डर होगा ना कि माइंड में कई चिल्ड्रन तो ऐसे हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट्स करने पे भी चले जाते हैं। आपने रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस की ही हुई है, देखा ही हुआ, ऐसे आपने न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ें पढ़ी ही हुई हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये आपको ये तो पता है कि ये असेसमेंट का मेथड है, यानी ये स्टूडेंट्स को और टीचर्स को फीडबैक प्रोवाइड करता है लर्निंग प्रोसेस में, यानी ठीक है, जब आप स्टूडेंट के प्रोग्रेस को नापना चाहते हो, यानी आप उसको अच्छे से उसका प्रोग्रेस देखना चाहते हो कि मतलब वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर, तब उसकी असेसमेंट की जाती है। अब खास करके एक असेसमेंट का एक मेथड आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें आप स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करते हो, इवन टीचर्स को भी फीडबैक प्रोवाइड की जाती है, टीचर्स को फीडबैक प्रोवाइड की जाती है उनके स्टाइल के रहती है, यानी वो पढ़ा कैसे रहे हैं, स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड किए जाती है कि उनका प्रोग्रेस क्या, वो कुछ सीख रहे हैं या नहीं भी सीख रहे हैं। यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मेन पर्पज यही है कि ये ना यूज किया जाता है कि टीचर्स को गाइडेंस मिल पाए, प्लानिंग और इंप्रूविंग इंस्ट्रक्शन, मतलब टीचर को इंफॉर्मेटिव असेसमेंट का इकलौता मेन पर्पस यही है कि टीचर जो टीचिंग स्टाइल्स को यूज करें, जो इन्वायरमेंट उन्होंने बनाई हुई है वो उस पर इंप्रूवमेंट ला सके, मतलब वो जो इंस्ट्रक्शंस यानी टीचिंग एक्टिविटी या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स यूज कर रहे हैं वो उनमें इंप्रूवमेंट लाके
टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस मीनिंगफुल बना पाए। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के भी काफ़ी बेनिफिट है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में बड़ी हेल्प मिलती है। मतलब स्टूडेंट किस एरिया में एक्सेल कर रहा है या किस एरिया में उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इवन ये टीचर्स को भी हेल्प करता है कि वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को अच्छा कर पाए। मतलब जो स्ट्रेटेजी वो या सपोर्ट सिस्टम वो यूज कर रहे हैं टीचिंग के प्रोसेस में, उनमें इंप्रूवमेंट लाई जा सके। ठीक है, आगे कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड। देखो पहली स्टेटमेंट ये थी कि जो पेरेंट एंड टीचर्स है वो उनका हाईली सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है मैच्योरेशन एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मैच्योरेशन एस्पेक्ट है ना, उस पर पेरेंट्स और टीचर्स का एक हाई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता ही है। दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि जो स्कीम्स है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है एक्शंस का और थॉट का, जो अलाउ करता है हमको कि हम मेंटली रिप्रेजेंट कर पाएं या सोच पाएं कुछ ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स जो वर्ल्ड में हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग। अब ये दो स्टेटमेंट्स थी। देखो जॉन से तो पहली स्टेटमेंट थी कि जो आपका मैच्योरेशन एस्पेक्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उस पर पेरेंट और टीचर का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ रहा है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं चिल्ड्रन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्योंकि ये दो ऐसे बंदे हैं, यानी जो पेरेंट्स और टीचर, जो इमीडिएट कॉन्टेक्ट में है स्टूडेंट के। जैसे जैसे स्टूडेंट के माइंड की ग्रोथ होती जाती है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इनका इंपैक्ट पड़ता ही रहता है। पर्टिकुलरली ये ना उसके थिंकिंग प्रोसेसेस को शेप करते हैं, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि देखो घर में फैमिली मेंबर्स पेरेंट्स स्टूडेंट्स को चीजें समझाते हैं, स्कूल में टीचर्स समझाते हैं, यानी उनका समझाना उनके बिहेवियर पे इम्पैक्ट तो डालेगा, उनके सोचने के तरीकों में इम्पैक्ट तो डलेगा ही डलेगा। जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो गलत थी, क्योंकि स्कीम्स है ना वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके, यानी दीज आर नॉट नेसेसरीली स्पेसिफिक टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्कीम्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट से डायरेक्टली कोई लेना देना है ही नहीं, उनका दूर दूर तक कोई नाता है ही नहीं। ये तो एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स है जो इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर पाए, अपने दिमाग में अच्छे से समेट पाए, उसको समझ पाए। अब ये डिफरेंट डोमेन्स की इंफॉर्मेशन होगी, एक डोमेन की नहीं होगी, अलग अलग डोमेन्स की इंफॉर्मेशन होगी, यानी इनका मैच्योरेशन के साथ तो कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है कॉग्निटिव लोड की टाइप्स। देखो कॉग्निटिव लोड की मेन जो टाइप्स है, एक तो होती है इंट्रिंसिक, एक्सट्रेनियस और जर्मेन कॉग्निटिव लोड। अब इनको समझते हैं, ये चीजें पेपर में बहुत बार आई हैं। इंट्रिंसिक कॉग्निटिव लोड, देखो जो ये लोड है ना, ये इनहेरेंट है कंटेंट और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ मटेरियल बीइंग लर्न। मतलब जब आप एक मटेरियल समझा रहे हो, जो मटेरियल आप लर्न कर रहे हो, जो उसका कंटेंट है इंट्रिंसिक कॉग्निटिव लोड उसमें इनहेरेंट होता है। मतलब आप कई बार कह नहीं थे भाई ये चीज तो बड़ी डिफिकल्ट लग रही है देखने में पढ़ के, सो वो होता है इंट्रिंसिक कॉग्निटिव लोड। सेकंड आता है एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव लोड, यानी ये लोड इंपोज किया जाता है बाय वे ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एंड इंक्लूड्स एलिमेंट दैट डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू लर्निंग। ये लोड सिंपल एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव लोड का क्या मानना है? देखो जब आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हो, यानी किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो, जो वो तरीका वो लोड जनरेट कर देता है, इसीलिए इसे एक्सट्रेनियस किया जाता है, एक्सटर्नल, यानी इसका कोई डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं होता लर्निंग में। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है जर्मेन कॉग्निटिव लोड, यानी जो ये लोड है ये किसके साथ रिलेटेड है कि आप प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन स्कीमास की किस तरीके से करो, जो स्कीम्स आपने यूज करनी है उनको किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, उनको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन कर रही हो, ये उसमें आता है। लास्ट हमारे पास आता है, देखो ये ना आपको ऑप्शंस आई थे, उन्होंने कहा था बताओ कि आप इनमें आपको 4-5 ऑप्शन दे दी थी, उन्होंने कहा था चूज करके बताओ कॉग्निटिव लोड्स इनमें क्या है। सो इंट्रिंसिक, एक्सट्रेनियस और जर्मेन 3 कॉग्निटिव लोड है। उन्होंने ऑप्शन में आपको जस्ट चार्ट और एक्सटेंशन दिया था, ये ना कोई कॉग्निटिव लोड्स नहीं, मतलब इनका कोई लेना देना ही नहीं है लर्निंग के साथ। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था, सो मैंने आपको ये बता दिया। साथ आगे आती है हमारी एरिक एरिक्सन की स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। देखो जो एरिक एरिक्सन था ये एक डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट था जिसने 8 स्टेजेस साइको सोशल डेवलपमेंट की प्रपोज की थी। ऑलरेडी हमने ये 8 स्टेजेस डिटेल में कर ली है, यानी जो इसमें हर स्टेज थी ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि जो साइको सोशल क्राइसिस हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम अपनी नेक्स्ट स्टेज में मूव ऑन करें। यानी 8 स्टेजेस थे, 8 स्टेजेस सीक्वेंसेस थे। वो कह रहे हैं हर स्टेज में ना साइको सोशल क्राइसिस हो रहे हैं। अगर आप पहले स्टेज के साइको सोशल जो आपके दिमागी क्राइसिस हैं या जो आपको सोसाइटी के मतलब जैसे मर्जी भी आपके क्राइसिस हैं जो साइको सोशल डोमेन के अंदर आ रहे हैं, अगर आप उनको सॉल्व करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरी स्टेज के सॉल्व करोगे तो तीसरी के सॉल्व करोगे चौथे पे, यानी आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यानी जो ये बेसिकली था ना, ये अप्रोक्सीमेट एजेस थी हर एक स्टेज के लिए जो डिपेंड करती थी इंडिविजुअल पे। मतलब आपका एक कोई परमानेंट रूल नहीं था, आप एक स्टेज पे कितना टाइम लगा रहे हो इसके अप्रोक्सीमेट एज होती थी और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती थी। ठीक है, समझ आ गया।
अगर आपको कोई डाउट हो रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कर दो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे आती है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। देखो जो आपकी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, इसका क्या मतलब है, ये होती है वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जब आप डिलीवरिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन बाय अ टीचर। सपोज कर लो, अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, मेरे लेक्चर डिलीवर करने में जब मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूं लेक्चर, कई बार वेरिएबिलिटी नहीं आती, यानी कई बार मतलब टोन्स चेंज होंगी, कंटेंट चेंज होगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जब डिलीवरिंग के टाइम पे आती है ना, उसे इंस्ट्रक्शनल वैरायटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका ना क्या इंस्ट्रक्शनल वैरायटी की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ये वेरिएशंस लानी पड़ती हैं। देखो इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज में है कि लर्नर्स को इंगेज करते हैं और केटर करते हैं उनके डाइवर्स लर्निंग नीड्स को और प्रेफरेंस को। देखो अब तो हम ऑनलाइन में, इनमें तो हमारी इंटरेक्शन नहीं हो रही, अगर सेम चीज मैं क्लासरूम इन्वायरमेंट करूँ, देखो मैं वेरिएशन इसीलिए लाऊंगा कि लर्नर्स अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए, मतलब वो मेरे क्वेश्चन के आंसर दे पाए, उनके क्वेश्चन के आंसर मैं सॉल्व कर पाऊँ, मतलब जो उनके क्वेश्चन है माइंड में उनको एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल पाए, इसीलिए वेरिएशन लाई जाती है, यानी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी की इसीलिए इंपॉर्टेंस है ताकि आप लर्नर्स को इंगेज कर पाओ कि वो भी अच्छे से सीखे, उनकी हर तरीके की जो डिवर्स नीड है या उनकी जो लर्निंग नीड्स है प्रेफरेंस है वो पूरी हो पाए। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जिनको मतलब जो अगर हमने हमारी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी को यूज करना है तो इसके कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे लेक्चर हो गया, डिस्कशन या ग्रुप, मतलब जब आपने जो चीज डिलीवर करनी है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है, उसकी अलग अलग टेक्निक्स है, लेक्चर के थ्रू दे दो, डिस्कशन के थ्रू दे दो या ग्रुप वर्क करवा दो। डिफरेंट मीडिया आप यूज कर सकते हो, लेक्चर डिलीवर करने मतलब लेक्चर नहीं मतलब इंस्ट्रक्शन डिलीवर करने के लिए आप वीडियोस का यूज कर सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो, कोई भी इंटरेक्टिव वेबसाइट यूज कर सकते हो, ये सब कुछ हमने किया है। एट द एंड हमें ना लेसन जो हमें मतलब जो लर्नर्स के अपने नीड्स को पूरा करना है, हमें अपने लेसन को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ेगा। इन शॉर्ट एट द एंड जो लर्निंग आउटकम है ना वो लर्नर्स की है, यानी उनकी नीड्स पूरी होनी चाहिए, समझ गए। आगे आता है स्वयं प्लेटफॉर्म। देखो जो स्वयं प्लेटफॉर्म है ना, ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, यानी ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप किया। ये तो आपको पता है, हमने ये चीज डिटेल में की हुई है, मतलब मूक का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जिसको दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके ना मेन 4 क्वाड्रेंट्स है एक कोर्स को डिजाइन करने के लिए, मतलब हर एक कोर्स का एक तो आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, एक आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा, एक आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिलेगा, एक डिस्कशन फोरम, मतलब हर कौन सा मर्जी कोर्स उठा लो, जब उसको डिजाइन किया गया ये 4 क्वाड्रेंट्स पूरे किए ही गए हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, देखो स्वयं ना बहुत सारे लर्नर्स को बेनिफिट देता है। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी लर्नर्स हैं उनको हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट जो टॉप यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया उसका एक्सेस मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। इसके बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपनी जगह पे अपने टाइम पे जब मर्जी पढ़ सकते हो, ना तो कोई क्लासरूम का कंस्ट्रेंट है, ना कोई टाइम का, ना कोई प्लेस का। तीसरा ये है कि आप दूसरे लर्नर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो थ्रू एक्सपर्ट, मतलब अगर आपको कोई डाउट हो रहा है या आप दूसरे लर्नर के साथ कुछ भी बात करना चाहते हो, डिस्कशन फॉरम्स बनाए गए हैं उसके थ्रू आप अच्छे से बात कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या होती है, देखो यहाँ पे था, देखो जो वर्किंग मेमोरी है ना, ये ना एक ऐसा कॉग्निटिव सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है कि आप टेम्परली किस तरीके से होल्ड करते हो, इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हो कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क की जो उसके जिसके रिलेटेड है। मतलब सिंपल है, जो आपकी वर्किंग मेमोरी जो आपको कोई कॉम्प्लेक्स टास्क के रिगार्डिंग या जो आपके कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क है उसके रिगार्डिंग जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई ना, आप उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से अपने माइंड में टेम्पररी होल्ड करते हो और उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं ताकि जो चीज़ों के आपको आंसर चाहिए वो आपको मिल पाए, यानी ये सारा चीज़ें वर्किंग मेमोरी के अंदर आती हैं। वर्किंग मेमोरी के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें सबसे पहले आता है फोनोलॉजिकल लूप, यानी जो ये कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन को स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए। जो वर्बल में जैसा मैं आपको बोल के मतलब वर्बली में आपको करवा रहा हूँ, मतलब अब आपके जो आपकी वर्किंग मेमोरी है उसका जो फोनोलॉजिकल लूप है वो आपका ऐसा वर्किंग मेमोरी का कंपोनेंट है, अब यानी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बोल के बताई आप उसको किस तरीके से स्टोर और मैनिपुलेट कर पा रहे हो। सेकेंड आता विजुओस्पेशियल स्केच पैड, यानी जो ये कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है विजुअल इंफॉर्मेशन को स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए। अब इसमें हम विजुअल इंफॉर्मेशन या आपको मैं पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। सो अब आपका जो विजुओस्पेशियल स्केच पैड है वो ऐसा वर्किंग मेमोरी का कंपोनेंट है जो इस विजुअली जो आप चीजें देख रहे हो उसके को किस तरीके से स्टोर और मैनिपुलेट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। अब जो ये कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है जो आप डिफरेंट एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए। ऑफ द अदर टू कंपोनेंट्स आर फॉर कंट्रोलिंग अटेंशन, यानी देखो
आपके जो अलग देखो वर्किंग मेमोरीज के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, यानी जो आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है ना, ये जो आपके अलग अलग कंपोनेंट्स काम करते हैं, जो एक्टिविटीज वो कैरी आउट करते हैं, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है और आपकी अटेंशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक टाइम भी आपके दिमाग में देखो, आपको इन्फॉर्मेशन ऑरली भी है, अब यही लेक्चर देख लो, आपको विजुअली भी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, आपको वर्बली भी दिख रही है। सो आपके दो कंपोनेंट तो इकट्ठे काम करेंगे, उन दोनों की एक्टिविटीज को कौन कोऑर्डिनेट करेगा? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। अब जो ये कंपोनेंट वर्किंग मेमोरी का है, ये इसीलिए जाना जाता है कि दिस इज टू बी बिलीव टू बी इन प्लेस बाय द एज ऑफ 4 इन अ चाइल्ड। मतलब जब एक बच्चे की 4 ईयर की एज हो जाती है, तब ये डेवलपमेंट का कंपोनेंट उसमें आ जाता है। मतलब वो चीज़ों को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, वो अपनी डेवलपमेंट में को स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है डिके। इन्फॉर्मेशन इन वर्किंग मेमोरी कैन डिके और बी फॉरगॉटन इफ नॉट अटेंडेड टू एंड मेंटेन। ये तो पता ही है। अगर आप अपने एक बार जो मान लो, अगर मैंने आपको एक लेक्चर दे दिया, ठीक है, कितने टाइम तक आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर लोगे? कुछ टाइम पीरियड में वो डिके होनी, यानी जैसे आप कह देते ना, हमने याद तो किया था पर वो भूल गया हमें, वो डिके वर्किंग मेमोरी का कंपोनेंट है, उसका काम है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए कुछ टाइम पीरियड में उसको पॉलिश करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा न्यूरल सिस्टम ऑफ ब्रेन एंड टाइप ऑफ मेमोरी। देखो, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है ब्रेन का, वो रिस्पॉन्सिबल क्या है कि मेमोरी को डिवाइड करना दो मेन सिस्टम से। यानी जो हमारा ब्रेन का न्यूरल सिस्टम है ना, हमारे मतलब जो न्यूरल सिस्टम है ब्रेन का, वो उसकी जिम्मेवारी है, यानी वो हमारी मेमोरी को दो टाइप्स में डिवाइड कर देता है। एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट। जो तो एक्सप्लिसिट मेमोरी है, यानी जो ये सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन जो हमारी कॉन्शियस मेमोरीज हैं उसको स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, जैसे हमारे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गए या फैक्ट्स जो हमने खुद सीखे हैं, यानी खुद मतलब समझे हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी का सिंपल ये काम है, ये आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और जब जरूरत पड़ती है, यानी जो आपकी कॉन्शियस मेमोरीज है उनको ये रिट्रीव कर देती है। खास करके इनकी मेन यही दो एग्जांपल है, यानी ये आपके खुद के एक्सपीरियंसेस और फैक्ट्स होंगे जो आपने सीखे हैं। सेकेंड आती है इम्प्लिसिट मेमोरी, यानी ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इन्फॉर्मेशन जो आपके अनकॉन्शियस मेमोरीज है। यानी हमने कॉन्शियस मेमोरी तो आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी ने, यानी वो सिस्टम ने स्टोर कर ली, अब अनकॉन्शियस मेमोरीज आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी स्टोर करेगी। इसमें आपके मोटर स्किल्स या हैबिट्स, वो सारी इसमें चीजें आ जाती है। एक ना मैचिंग का क्वेश्चन आया था फाइनल पेपर में, यानी बहुत बार आया, एक बार नहीं, उसको भी देख लेते हैं। उन्होंने आपको लिस्ट 1 में न्यूरल सिस्टम दे दिया था, सेकंड में कहा था टाइप ऑफ मेमोरी के साथ मैच करो। देखो, फर्स्ट आता है कॉन्शियस मेमोरी मैच करती है एक्सप्लिसिट मेमोरी के साथ, यानी जो एपिसोडिक मेमोरी होती है, इसका सेकंड नेम एपिसोडिक मेमोरी है, ये मैच करती है एक्सप्लिसिट मेमोरी सिस्टम के साथ। सेकंड जो हमारी अनकॉन्शियस मेमोरीज होती हैं, ये मैच करती है इम्प्लिसिट मेमोरी, यानी जिसे हम प्रोसीजरल मेमोरी के नाम से भी जाते हैं। इन शॉर्ट जो अनकॉन्शियस मेमोरीज हैं, ये इम्प्लिसिट मेमोरी सिस्टम में स्टोर की जाती हैं। थर्ड आती है हमारे पास मोटर स्किल्स, अगेन ये इम्प्लिसिट मेमोरी जिसे हम प्रोसीजरल मेमोरी के नाम से जाते हैं, यानी मोटर स्किल्स अनकॉन्शियस मेमोरी की एक टाइप है। आगे आते हैं ओन एक्सपीरियंस। ओन एक्सपीरियंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये एक्सप्लिसिट मेमोरी जिसे हम एपिसोडिक मेमोरी के नाम से जानते हैं, उसमें स्टोर की जाती है, उसकी टाइप है। ठीक है, लास्ट आज के मतलब हमारी टीचिंग यूनिट, जो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, जो पेपर 1 की यूनिट 1 है, उसका आज लास्ट टॉपिक है, इससे हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। वो क्या है? कॉग्निटिव डोमेन फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक। देखो, जो कॉग्निटिव डोमेन फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है, ये ना सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव है जिनका मेन फोकस है कि हम लर्नर की अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को असेस करें और उसकी एबिलिटी देखें कि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो हमने उनको दिया वो उसको अप्लाई करता है और इवेल्युएट कर पाता है। मतलब सिंपल चीज है, जो कॉग्निटिव डोमेन फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है, इसमें ना हम एक ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट सेट डाउन कर देते हैं। जो उसका मेन फोकस ये होता है कि हमने ये देखना है, हम जैसे बीइंग अ टीचर, लाइक टीचिंग का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है, लर्नर उसमें सीख रहा है, वो लर्नर को असेस किया जाता है कि वो कितने अच्छे तरीके से समझ रहा है चीज़ों को, क्या उसकी नॉलेज हो रही है, वो पुरानी नॉलेज पे अभी डिपेंडेंट है, उसको नई भी मिल रही है, यानी वो उस नॉलेज को किस तरीके से न्यू सिचुएशन में अप्लाई कर रहा है, यानी वो इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट किस तरीके से कर रहा है, ये चीज़ें इसमें की जाती है। देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो कॉग्निटिव डोमेन फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिनमें नंबर 1 आता है नॉलेज। नॉलेज का ऑब्जेक्टिव फोकस किस पे करता है? लर्नर की कोई जो लर्नर्स रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सिंपल ये चीज देखी जाती है कि लर्नर इंफॉर्मेशन को रिकॉल कितने अच्छे से कर पा रहा है, उसको असेस किया जाता है। मतलब आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पा रहे हो, मतलब उसको दोबारा से याद कर पा रहे हो या नहीं। सेकंड आता है कॉम्प्रिहेंशन। जो कॉम्प्रिहेंशन का ऑब्जेक्टिव, उसका फोकस ये है कि हमने लर्नर को असेस करना है कि वो समझ कितने अच्छे से रहा है इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा आता है एप्लीकेशन। इस ऑब्जेक्टिव का मेन फोकस है लर्नर की एबिलिटी को असेस करना है कि वो जो नई इंफॉर्मेशन हमने उसको दी है वो उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहा है या वो बेकार चली गई।
नेक्स्ट आता है एनालिसिस। इस ऑब्जेक्टिव का मेन फोकस है कि लर्नर की एबिलिटी को असेस करना कि वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर पा रहा है, उसके सिंथेसिस कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। देखो सिंथेसिस वैसे एक नेक्स्ट स्टेप है, मतलब बेसिकली एनालिसिस समझ लो, मतलब उनको टुकड़ों में तोड़ के कोई इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल पा रहा है, रिलेशंस बना पा रहा है, कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहा है। आगे आता है सिंथेसिस, यानी इस ऑब्जेक्टिव का काम है लर्नर की एबिलिटी को जज करना कि इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज कर पा रहा है। मतलब हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, उसने एनालिसिस कर दिया, अब उसने उस इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करके जो इनसाइट्स निकाले या जो सिंथेसिस उसने किया उनको अप्लाई किया जा सकता है। लास्ट में आता है हमारा इवेल्युएशन, यानी इस ऑब्जेक्टिव का सिंपल ये मानना है कि जो लर्नर की एबिलिटी है इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करना, उसको असेस करना, मतलब वो काबिल हो गया कि इन्फॉर्मेशन को वो इवेल्युएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 पेपर 1 की जिसका नाम टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसका सिलेबस एंटायरली कंप्लीट होता है। आपको पेपर सिलेबस में जो टॉपिक्स है मेंशन थे वो तो मैंने करवा ही दिए, अलॉन्ग विद उसके साथ जितने पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टॉपिक्स आए सारे के सारे डिटेल में करवा दिए। सो आपको इसकी पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाएगी। पेपर 1 की तैयारी ना थोड़ी अच्छे से किया करो। देखो पेपर 2 सब्जेक्ट जो आपका होता है ना, उसमें कुछ स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि उसमें सारे बच्चे नहीं होंगे, वो पेपर डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। 84 सब्जेक्ट हैं, 84, बट जो पेपर 1 है वो सभी के लिए कॉमन है, उसमें कॉम्पिटिशन टफ होता है, उसमें नंबर लाने बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। सो तैयारी अच्छे से करो, पहले सेशन देखो, फिर पीडीएफ थ्रू अपने गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं उनको सॉल्व करो। सो आज का सेशन करते हैं माइंड अप। कल हमारे पेपर 2 कॉमर्स की क्लास होगी, आगे हम सिलेबस की कंटिन्यू जर्नी करेंगे। अब परसों हम पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट स्टार्ट करेंगे, सेम पैटर्न में, उसको भी पूरी डिटेल में करेंगे। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, मिलते हैं कल विद द न्यू सेशन विद द न्यू सेट ऑफ टॉपिक। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।